हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ शादाब। और ये मेरे चैनल पे साइंस विद शादाब पे पहला अपना वीडियो अपलोड होने जा रहा है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, जो कि 10th क्लास का जो फिजिक्स का जो चैप्टर है, इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चंस को सोल्व करने में। वो थ्योरी तो समझ जाते हैं, बट कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, क्या लगेगा, उसको करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो उसको अपन अच्छे से पूरा एक एक चीज़ों को क्लियर करते हुए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपन को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो अपन इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर अपन चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, करंट के बारे में देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखेंगे, ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेल में देखेंगे, पावर और एनर्जी को भी अपन ध्यान से अच्छे से अपन क्यों न्यूमेरिकल इनके ऊपर आते हैं, पावर के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन के ऊपर कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है एक्चुअली में, कैसे जनरेट होती है, कहाँ से, कैसे, कौन होता है उसके पीछे रेस्पॉन्सिबल, उसको अपन डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पर अपने डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। ये क्यों जनरेट होती है? ये जनरेट होती है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है उसके वजह से क्या होता है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और उसमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट वन होता है वो कौन है बताओ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है, वो उस मूव करने की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी ही क्या कहलाती है बताओ, इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या जनरेट करती है बताओ, इलेक्ट्रिक करंट। और इस इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही जो अपने घर के या जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करते हैं, वो अपना अपना वर्क प्रॉपर वे में करते हैं। तो मेनली जो चीज़ अपन को समझना है वो क्या है, पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए, किसकी वजह से जो होता है इलेक्ट्रिसिटी क्या है। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है बताओ, एनर्जी। एनर्जी पॉइंट क्लियर। कैसे जनरेट होती है? बाय मोशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसमें भी ये क्यों बोला कि अपन ने मेनली इलेक्ट्रॉन, उसमें भी चार्ज जो होगा, चार्ज कौन होगा उसमें भी बताओ, मेनली इलेक्ट्रॉन होगा। अब ऐसा क्यों बोला? ठीक है, ऐसा इसलिए बोला क्योंकि अपन ने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। अगर अपन बात करें तो एटम की जो स्ट्रक्चर होती है, चलो एक सेकेंड इसको और प्रॉपर में बना लेते हैं। ये अपन का जो है मैं एटम बना रहा हूँ। एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या होता है बताओ, न्यूक्लियस। और अपन जानते हैं न्यूक्लियस में अपन को क्या मिलता है, न्यूक्लियस में देखने को मिलते हैं अपन को दो चीजें देखने को मिलती है न्यूक्लियस के अंदर। एक तो मिलता है अपन को प्रोटॉन, और एक मिलता है अपन को न्यूट्रॉन। गॉट इट? प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर होता है जीरो, न्यूट्रल। ठीक है, और ये जो मैंने बनाया है आपको, जो ये नियॉन कलर से जो बना हुआ है, हाईलाइट करके बना है, ये इसे बोलते हैं अपन ऑर्बिट। ठीक है, और ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। पॉइंट क्लियर है मेरा? ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यों बोला कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, प्रोटॉन के मूव करने से नहीं हो सकती क्या? वो भी तो चार्ज है। आ सकता है अपने दिमाग में क्वेश्चन। तो प्रोटॉन के मूव करने से नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रोटॉन को मूव कराने के लिए प्रोटॉन को पहले तो अपन को कहाँ से निकालना पड़ेगा, इस न्यूक्लियस में बाहर निकालना पड़ेगा। और न्यूक्लियस से चीज को निकालना इजी नहीं है। प्रोटॉन को अपन बाहर नहीं निकाल सकते, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, उसको अपन इजीली क्या कर लेते बताओ, मूव कर ले। और चार्ज जो होता है एक्चुअली, एक्सचेंज आपने पढ़ा ही है, वो किसकी वजह से होता है? वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। पॉइंट क्लियर? अब सर जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन मूव करे तभी हो, बात क्लियर?
ठीक है, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन ये चार्ज के मूव करने की वजह से हो सकता है क्या? नहीं, एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको अपन दो फॉर्म में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की दो ब्रांच होती है। एक तो होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, और एक होता है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देन अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये होती है व्हेन चार्ज शो मोशन। जब चार्ज मोशन शो करता है, उस वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसे बोलूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे बोलूंगा? जब चार्ज क्या होगा, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, और जब उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको अपन बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। डन। ठीक है, और अपन के जो सिलेबस में है वो है अपना किसके बारे में बताओ? वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पूरा अपन को डिटेल में इसी के बारे में पढ़ना है। डन। अब अपन आगे चलते हैं और अपन पढ़ते हैं सबसे पहले चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी। अब बात आती है चार्ज किसे कहते हैं, या चार्ज की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये प्रॉपर्टी है मैटर। अपन ने 9th में पढ़ा था कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर की डेफिनेशन अपन ने 9th में पढ़ी थी। क्या कि उसके पास क्या हो बताओ, मास हो, उसका कुछ क्या हो बताओ, वॉल्यूम हो। ठीक है, और वो क्या करे बताओ, मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैव मास एंड क्या बताओ, वॉल्यूम। थर्ड क्या हो उसका बताओ, स्पेस हो। और एक और आपको ऐड करना पड़ेगा उसके ऊपर, क्या होना चाहिए बताओ, चार्ज। डन मेरी बात। तो अगर आपको और अच्छी डेफिनेशन देनी है तो आप एक और वर्ड ऐड कर सकते हो कि चार्ज। तो मैटर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ही वो जो मैटर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, या फिर वो उसको फील करता है, एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। अब सर ये क्या बात आ गई, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक ये अपन जो है मैग्नेटिक वाले जो आपका एक चैप्टर है, इसके बाद वाला आपने देखा होगा, क्या बताओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू क्या बताओ, करंट। उसके बारे में अपन अगले वाले चैप्टर में जब मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी, वो अपलोड करेंगे तो उसके बारे में अपन डिटेल में समझेंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए, चार्ज क्या है। चार्ज जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की। चार्ज प्रॉपर्टी होती है मैटर की, और उस प्रॉपर्टी की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट होता है कोई सा भी, वो क्या करता है बताओ, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, या खुद फील भी करता है दूसरे की वजह से उस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को। सबसे पहले अपन बात करते हैं चार्ज की। जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपके कूलाम। ये आपको याद रखना है, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं। इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है जिसे अपन बोलते हैं स्टेट कूलाम। इसकी सीजीएस यूनिट आप जानते हो, छोटी यूनिट जो होती है। और 1 कूलाम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम के बराबर होता है। अब चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ये अपन को याद रखना है। चार्ज की प्रॉपर्टीज को, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब क्या हुआ, नॉट डिपेंड्स ऑन दी क्या बताओ, डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। चार्ज इज ऑलवेज क्या बताओ, कंजर्व। ऑब्वियसली मींस क्या हुआ, मींस इसका ये हुआ, चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। अपन ना तो इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको क्या कर सकते हैं बताओ, डिस्ट्रॉय। इसको केवल अपन एक फॉर्म से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्ज क्या बताओ, अट्रैक्ट ईच अदर। सही बात है, अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर क्या होगा बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, रिपेल करेंगे। बट अगर क्या है बताओ, नेगेटिव चार्ज है और क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ
चार्ज जो होता है, चार्ज नॉट अफेक्ट बाय ग्रेविटी, ये ग्रेविटी से अफेक्ट नहीं होता। क्यों? कि अगर मान के चलो क्या हो रहा है, चार्ज जो हो रहा है वो इधर मूव कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी कहाँ लग रही है बताओ, नीचे की तरफ, चार्ज इधर, तो इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है मेरा। और लास्ट आता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर अभी अपन एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, क्वेश्चन भी करके देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको इस तरीके से समझते हैं। क्वांटा मीन्स होता है, क्वांटा, क्वांटा मतलब क्या हो गया बताओ, क्वांटिटी, क्वांटिटी। पॉइंट क्लियर मेरा? क्वांटिटी। अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज किस वजह से आता है, मैं अभी जस्ट बताया, चार्ज इज क्रिएटेड बाय एक्सचेंज ऑफ क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से चार्ज क्रिएट होता है। फॉर अपन इसको इस तरीके से समझते हैं, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये रहा और एक ये रहा। डन? ठीक है। अब इसने क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, यहाँ पर इसने यहाँ से इसको दे दिया एक इलेक्ट्रॉन। अब अपन जानते हैं चार्ज, वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो अब इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, जब इसने इसको इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, मैं इसको बी नाम देता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, तो क्या हुआ बताओ, इसके पास क्या हुआ, अगर मान के चले इसके पास पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो पहले इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे बताओ, 10 प्रोटॉन होंगे। अब इसके पास क्या हो जाएंगे, 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और कितने होंगे, अभी इसके पास भी मान लो अपने पास क्या है बताओ, इसके पास अपन के पहले 11 थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो 11 ही प्रोटॉन मान लेते हैं। अब इसने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके पास क्या हो जाएगा बताओ, 12 इलेक्ट्रॉन। और अभी भी कितने हैं बताओ, 11 ही क्या है बताओ, प्रोटॉन है। पॉइंट क्लियर मेरा? और लेकिन अपन ये जानते हैं जो प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर ये अपन माइनस साइन लगाते हैं, क्यों, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इसके ऊपर ये प्रोटॉन का, दोनों का बराबर है। तो अब क्या हुआ, इसके पास तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, इसके पास तो रह जाएंगे 9 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास होंगे 10 प्रोटॉन। तो क्या हुआ, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर प्लस वन जो होगा, +1 प्रोटॉन का क्या आ जाएगा बताओ, जैसे +10 -9 तो कितना बचा, +1, तो +1 चार्ज आ जाएगा। इसके पास क्या हुआ, इसके पास -1 चार्ज आ जाएगा, माइनस का 1। तो अपन ऐसे ही तो लिखते हैं, कैसे लिखें, तो मैं लिखूंगा ए को, कैसे लिख दूंगा, ए को मैं लिख सकता हूँ A+, और बी को लिख दूंगा मैं B-। A+ का मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, किसका आया पॉजिटिव चार्ज, ए के ऊपर प्रोटॉन ज्यादा है, इसका चार्ज आ गया। अब बी के ऊपर माइनस चार्ज किसका आया, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ बताओ, चार्ज आ गया। पॉइंट क्लियर मेरा? तो अब अपन आधा इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकते किसी को। अब इलेक्ट्रॉन जाएगा, या तो एक्सचेंज होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, या दो इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये मान लो 2 दे दे, या 3 दे दे, या 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा बताओ। मान लो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो क्या होगा बताओ, तो बी जो होगा उसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, बी के ऊपर चार्ज हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन का। अगर दो इलेक्ट्रॉन दे दे तो बी के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर बी के ऊपर आ जाए 3 इलेक्ट्रॉन तो वो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज होगी उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग उसके ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ऐसे करते करते मान के चलो बी के ऊपर कितने चले गए, बी के ऊपर चले गए n इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने चले, तो n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये आ जाएगा।
तो कहने का मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसको अपन को मल्टीप्लाई कर देना है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। और वो कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपन को पता है वो होता है आपके पास कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान के चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी, इसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर प्रेजेंट है, बहुत सारे, कितने हैं, बहुत सारे, ये कितने हैं बताओ, एन इलेक्ट्रॉन है, एन क्या है बताओ, बहुत सारे एन इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर मेरे को निकालना है क्या बताओ, टोटल चार्ज। क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज जो होता है उसको अपन किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे, तो क्यू से। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर इसके ऊपर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कैसे करूंगा, यहां से एन इंटू ई, ई क्या है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहीं से आपके चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला निकल के आता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपन को टोटल चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू एन ई। अब इसके आगे लिखा रहता है प्लस माइनस आपकी बुक में। अब ये सर ये प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, अभी मैं उसको बता देता हूँ। अब ये प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए हैं और वो उसके ऊपर चार्ज के उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की वजह से कितना चार्ज आया तो वो प्लस में आएगा, और वो पूछे इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं तो फिर वो चार्ज उसका माइनस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है और वो किसकी वजह से आया बताओ, प्रोटॉन की वजह से। तो इस तरीके से अपन को क्या करना होता है बताओ, अपन को निकालना रहता है कि किसके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है। यहां तक मेरी बात क्लियर। अब जो आता है आपका एक ना क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। मैं इसको थोड़ा सा अब आगे इसको रब करना पड़ेगा मेरे को, और एक क्वेश्चन आपको मेरे को यहाँ पर सोल्व करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। अब मैं इसको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं कि कैसे इसके ऊपर, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का ही, कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको कैसे अपन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है, हाउ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वन, इसको ऐसे लिख देते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, गिवन, गिवन, तो गिवन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, 1 कूलाम चार्ज दिया हुआ है, मीन्स आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यू, टोटल चार्ज दे रखा है। तो क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 1 कूलाम। ठीक है, अपन को पूछ रहा है वो एन की वैल्यू पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई अपन को पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। फॉर्मूला अपन को आता है, क्या आता है, Q इज इक्व टू एन ई। आपको ना गिवन का आधा मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूले का आधा मार्क्स मिलेगा, सोल्व करने का आधा मार्क्स मिलेगा, और आंसर का आधा मार्क्स मिलेगा, अगर ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ जाता है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा बताओ, 1 कूलाम, 1। ठीक है, एन अपन को निकालना है, और ई अपन को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। अब मेरे को क्या करना है, ठीक है, मेरे को निकालना है एन। तो एन इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, एन इजिकल्स टू हो जाएगा क्यू अपॉन ई, मीन्स एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या होगा, ये पावर को अपन पहुंचा देते हैं ऊपर, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 10⁻19। अब ये प्लस में हो जाएगी, नीचे से माइनस में गए, और ये 1.6। अब ये 1.6 को भी मैं पावर इसका पॉइंट हटाकर ऊपर 10 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 10⁻19 इंटू 10/16। सही लिखा है, ओके। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको मैं और सिंपल कर रहा हूँ, देखना मैं क्या करता हूँ,
मैंने क्या किया, ये 10⁻19 है, उसमें से एक पावर को नीचे लिख दिया। नीचे लिख दिया मीन्स क्या हुआ, देखना, ये 10⁻18 कर दिया, इस पावर को मैंने 10 को अलग कर दिया और ये पहले से 10 था, ठीक है, और ये अपन का 16 का, सिंपल करने के लिए कर रहा हूँ, हालांकि कई स्टूडेंट इसको इजीली कर लेंगे। अब क्या होगा, मैं इसको 10 और 10 को इसको मैं लिख सकता हूँ 100, तो n इजिकल्स टू मैं लिख सकता हूँ 10⁻18 इंटू 100 अपॉन क्या होगा बताओ 16, ठीक है। अब आप जब इसको सोल्व करोगे तो ये जो 16 होगा ये इससे कट हो जाएगा 6.25 टाइम, तो एन का अपन का पास आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या गया, तो एक कूलाम चार्ज में अपन को कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, एक कूलाम चार्ज में अपन को 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो ये आपको ऐसे सोल्व करना है। तो आपसे कोई यूं बोले कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर क्या जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। या आपसे कोई पूछे कि 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मिलकर के कितना कूलाम चार्ज बनाएगा, तो आंसर क्या जाएगा 1 कूलाम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ठीक है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ये क्या है बताओ, अपन ने मटेरियल जो है, जितने भी मटेरियल मिलते हैं उसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के बेस पर अपन ने उनको कितने टाइप में डिवाइड कर दिया, उनको अपन ने डिवाइड कर दिया है 3 टाइप में। कितने टाइप में डिवाइड कर दिया, 3 टाइप में। सबसे पहले बात करते अपन कंडक्टर की, ठीक है। तो कंडक्टर होते क्या है एक्चुअली में, कंडक्टर वो होते हैं, इजी वे में अगर मैं समझाना चाहूँ, जिनसे क्या होता है बताओ, करंट पासेस इजीली। इजीली क्या हो बताओ, उनसे करंट पास हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, क्योंकि इनके पास ना, ये मैंने जो डायग्राम बनाया इसमें आपको डॉट डॉट दिख रहा है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मूव करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो। डेफिनेशन से समझते हैं। कंडक्टर आर दोज विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। वो कंडक्टर क्या होते हैं जो अपने से खुद से करंट को पास होने दे देते हैं, उसे अपन क्या बोल देते हैं, कंडक्टर। अब ऐसा क्यों, क्योंकि इनके पास, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनके पास क्या होता है, फ्री मोबाइल। मोबाइल मीन्स होता है मूवेबल, मूवेबल, ठीक है, मोशन करने वाले। कौन से वाले बताओ, मोशन करने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बात हो रही है, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अपन को देखने को, मोशन करने वाले, मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो आंसर इसका क्या जाएगा, सिल्वर, कॉपर, ये एल्यूमिनियम, मतलब कि ऑल मेटल। ऑल मेटल्स जो होंगे, आए बात समझ में, वो कंडक्टर। लेकिन एक नॉन मेटल भी आपको याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखना है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या जाएगा आपका, ये याद रखना है, एक्सेप्शन में लिख देता हूं यहां पर, एक्सेप्शन। कौन है एक्सेप्शन, वो होता है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी जो होता है वो नॉन मेटल है, कार्बन है, ये एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है, जो होता है, सॉरी, नॉन मेटल कार्बन का। लेकिन फिर भी इसके पास, इसकी बनावट ही इस तरीके से होती है, स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, या आपके पेंसिल सेल वगैरह में आपका जो इलेक्ट्रोड वगैरह बनी होती है वो इसी की बनी होती है। इंसुलेटर जस्ट इसका क्या होता है बताओ, ऑपोजिट। ये करंट को पास होने नहीं देते, देखो, विच डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ऑब्वियसली अपन ने बोला है चार्ज मूव करेगा तभी तो होगा ना, जब तो करंट पास होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब इनके पास है ही नहीं तो क्यों करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो है ही नहीं, अपन ने बनाया ही नहीं। पॉइंट क्लियर मेरा। और एक है सेमीकंडक्टर। एक्चुअली क्या होते हैं, ये इस कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच के होते हैं, ना तो ये ज्यादा करंट पास करने दे पास होता है इनसे, ना कम करंट पास होता है। सेमीकंडक्टर्स आर दोज विच अलाउ ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, थोड़ा बहुत, जो अपने जितने भी घर पे जो रिमोट वगैरह होते हैं, या आपका जो लैपटॉप होता है, मोबाइल होता है, इन सब में क्या होता है, वो जो चिप बनी होती है वो सेमीकंडक्टर वगैरह का ही बना होता है। एग्जांपल सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनिक, ये क्या है बताओ, अलोय है, अलोय है गैलियम आर्सेनिक का। और जितने मेटेलॉइड होते हैं ये उसमें, इनके पास क्या होते हैं, लेस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आए बात समझ में, लेस फ्री
इलेक्ट्रॉन। लेस फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, कम इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो कम करंट बनेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। ओके, चलो आगे चल। अब बात आती है अपने क्या बताओ करंट की, कि करंट किसे कहते हैं। करंट को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। किससे डिनोट करेंगे अपन बताओ, कैपिटल आई से। अब करंट किसे कहते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं करंट की, कि करंट कैसे कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं आपको कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे, ठीक है। देखना, ये मैंने एक कंडक्टर बना है, ठीक, और ये कंडक्टर है ऑब्वियसली मेटल का बना होगा। तो इसके अंदर क्या मिलेंगे अपन को बताओ, इसमें से पूरा का पूरा ये बना हुआ एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला क्रॉस सेक्शन। इसमें से क्या फ्लो हो रहा है, इसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है। अब चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब इसमें से यहाँ से पूरे में से क्या हो रहा है बताओ, ये चार्ज फ्लो हो रहा है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जब मैं देखता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक पर्टिकुलर टाइम पर, मैंने एक टाइम टी टाइम पर क्या देखा, यहाँ से क्या हो रहा है बताओ, 2 कूलम चार्ज क्या कर रहा है बताओ, फ्लो कर रहा है। किसमें बताओ, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो रहा है बताओ, 2 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो इसी की रेट जो होती है, और रेट जब आती है तो अपन को पता है अपोन में टाइम आ जाता है। तो मैं इसको देखते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज, रेट अपोन जब भी आता है अपन को पता है अपोन में टाइम आता है। तो करंट जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला आ जाएगा टोटल चार्ज, कितना चार्ज फ्लो किया, यहाँ लिख देंगे अपन 2 कूलम, कितने टाइम में बताओ, 1 सेकेंड में। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आया इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, Q की जगह 2 लिख दूंगा, इसकी जगह 1, तो I की वैल्यू क्या आएगी बताओ, I की वैल्यू आ जाएगी 2। और इसकी जो यूनिट होती है, अब Q क्या होगा बताओ, गुलाम हो जाएगा, टाइम का क्या हो जाएगा बताओ, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, गुलाम पर सेकंड। गुलाम पर सेकंड को अपन एक और, या इसको ऐसे और लिख सकते हैं, गुलाम सेकंड इनवर्स, और इसको ही अपन एक और लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अपन एम्पियर। क्या बोल सकते हैं, एम्पियर। यहाँ पर मैंने इसकी एसआई यूनिट भी लिख दी। इसकी एसआई यूनिट या तो आप क्या करो, या तो आप इसकी एसआई यूनिट को या तो गुलाम पर सेकंड लिखो, या गुलाम सेकंड इनवर्स लिखो, या फिर आप कैसे लिखो बताओ, इसकी एम्पियर। जो कि ये इंपॉर्टेंट है, एक साइंटिस्ट था एम्पियर, उसने इसके बारे में बताया था, इसी को अपन क्या बोलते हैं बताओ, एम्पियर कहते हैं। पॉइंट क्लियर मेरा, बोलो हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन के फॉर्म में, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर आपसे पूछ लेगा। अब आप थोड़ा सा, आपको बस दिमाग ही लगाना है कि 1 एम्पियर किसे कहेंगे। ये आपके पास फॉर्मूला है, जब मैं ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू क्या रखूंगा बताओ, सेम रखूंगा। क्या रखूंगा बताओ, सेम रखूंगा। तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो मेरे पास हमेशा 1 एम्पियर। अगर तो इसकी या तो 2 कूलम चार्ज 2 सेकंड में फ्लो हो, या फिर 3 कूलम चार्ज 3 सेकंड में फ्लो हो। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो मैं उसे क्या बोल दूंगा, मैं उसे बोल दूंगा 1 एम्पियर। यही अपन ने किस में लिखा है बताओ, डेफिनेशन में लिखा है। देखो, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज मूव थ्रू द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, देन इट इज कॉल्ड, या वन देन इट इज सेड 1 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन क्या बताओ, 1 सेकेंड। मीन्स 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो होता है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को ही अपन बोलते हैं 1 एम्पियर। क्लियर मेरी बात, बोलो हाँ या ना। अब जो होता है करंट, जो होता है उसको मेजर करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, एमीटर। एक डिवाइस होता है, एक ऐसा, उसमें यहाँ पर ए लिखा हुआ होता है, ऐसे वोल्ट मीटर, वोल्टेज वो अपन आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, करंट इज ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी। हमेशा याद रखना है, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन वैसे आगे बनाना सीखेंगे कि भाई बैटरी क्या होती है, सेल क्या होता है, फिर भी मैं एक यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बना देता हूँ।
जैसे मान लो आपने 8th में भी पढ़ा होगा, ऐसा अपन डायग्राम बनाते हैं। ये मैं एक सर्किट डायग्राम, एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैंने सेल का बनाया, ये इधर प्लस होता है, यहाँ माइनस। तो करंट कहाँ से जाता है? करंट बैटरी के पॉजिटिव से कहाँ की तरफ जाएगा बताओ? नेगेटिव की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन अपन को याद रखनी है। क्लियर मेरी बात? समझ में आया कि नहीं? तो वापस मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, करंट किसे कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को अपन क्या बोलते हैं? करंट कहते हैं, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया से। तो उसे अपन क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं अपन करंट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन क्या बताओ? टोटल टाइम। ठीक है, कितने चार्ज, कितने टाइम पर कितना चार्ज जो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं बताओ? करंट। आई बात समझ में? करंट को अपन डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बताओ? आई से डिनोट। आई बोले तो इसको डिनोट करने का जो है एक ये मेथड है, ये आपको याद रखना है। फिर आपका आता है इसकी एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है, आपको 2-3 एसआई यूनिट क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है? या तो अपन ने निकाला है, इसका फॉर्मूला आया है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू जो होता है उसकी कुलाम होती है, और टाइम की होती है सेकंड, तो कुलाम पर सेकंड, या फिर कुलाम सेकंड इनवर्स। और कुलाम सेकंड इनवर्स जो होता है, उसी को ही अपन क्या कहते हैं बताओ? 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर मेरी बात? बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है, इसके बाद जो होता है, अपन ने बताया 1 एम्पियर किसे कहेंगे? जब एक कुलाम जो होगा चार्ज 1 सेकंड में मूव करेगा थ्रू पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, तब उसे अपन बोलते हैं 1 एम्पियर। और करंट को मेजर करने के लिए अपन को क्या यूज में लेते हैं बताओ? अमीटर को यूज में लेते हैं। और करंट हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है? करंट हमेशा मूव करता है जो क्या नाम से, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब मेरे को आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बतानी है थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको समझ लेते हैं। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, मैं एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। पहले 2 डायग्राम अपन इसमें कंसिडर करते हैं। ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल बनाया और ये मैंने बनाया नेगेटिव। एक और मैं डायग्राम बना देता हूं यहाँ पर। ये लीजिए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। ये जो मैं डायग्राम, फर्स्ट वाला जो डायग्राम बनाया है, ये बनाया मैंने किसके लिए बताओ? करंट के लिए। और ये जो सेकंड वाला बनाया है, ये मैंने बनाया है किसके लिए बताओ? इलेक्ट्रॉन के लिए। अब क्या बोला? अभी मैंने आपको बताया था करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू कहाँ से बताओ? नेगेटिव। लेकिन क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, करंट फ्लो नहीं करता, कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। चार्ज फ्लो करता है, और मैंने पहले ही अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। और चार्ज में भी कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम व्हाट? ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव टू क्या बताओ? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी। अब सर ये क्या बात बता दी आपने? ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये पूरा किससे मिलकर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका पूरा का पूरा मेटल से। मेटल के पास क्या होते हैं बताओ? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वायर है, इसमें पूरे में क्या प्रेजेंट है बताओ? इलेक्ट्रॉन। पूरे में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए पूरे में। पूरे में फ्री इलेक्ट्रॉन। और मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। क्लियर मेरी बात? अब क्या होता है एक्चुअली में, अब पहले जब डिस्कवरी हुई, तो पहले ना करंट के बारे में पता चला, बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। तो लोगों ने करंट को माना कि पॉजिटिव एंटिटी होती है, और ये हमेशा करंट जो है पॉजिटिव से कहाँ की तरफ मूव करेगा बताओ? नेगेटिव। लेकिन बाद में पता चला, अरे यार, ये तो जो है इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये तो किसकी वजह से हो रहा है बताओ? कि करंट तो मूव ही नहीं करता, मूव तो इलेक्ट्रॉन करते हैं।
अब मूव इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे करते हैं, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल जो होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इसको रिपेल करेगा, जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, ये धक्का लगेगा, इस पे धक्का लगेगा तो इस पे भी लगेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को ऐसे करते करते पूरा एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ, एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे, ये भी इसको रिपेल। अब यहाँ पॉजिटिव वाला बैठा है, जैसे इसको धक्का आगे लगेगा ये इसके ऊपर आगे धक्का लगाएगा और ये पूरा का पूरा ये इसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा। इस तरीके से हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव, जबकि करंट हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा पॉजिटिव थ्रू नेगेटिव की तरफ। ये अपन को अच्छे से याद रखना है। क्लियर मेरी बात। इसे अपन बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं बताओ, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। डन। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ होगा बताओ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। क्लियर। चले आगे की तरफ। अब आता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन एक और नाम देते हैं, इसको अपन एक और नाम देते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं बताओ, वोल्टेज। ये याद रखना है आपको, वोल्टेज, इसको अपन जो है वोल्टेज भी बोलते हैं। क्लियर मेरी बात। डन मेरी बात। अब होता क्या है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का मतलब होता है क्या बताओ, कैपेसिटी। कैपेसिटी किस चीज की कैपेसिटी, टू डू वर्क, वर्क करने की कैपेसिटी जो होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। और डिफरेंस का मतलब आप जानते हो, डिफरेंस मतलब दो के बीच में, किसी भी दो एंटिटी या किसी भी दो ऑब्जेक्ट या किसी भी दो चीजों के बीच में वर्क करने की जो कैपेसिटी का जो डिफरेंस होता है उसी को ही क्या बोलता हूं मैं बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और इसको अपन डिनोट करते हैं किससे बताओ, कैपिटल वी से। तो क्या होता है बताओ, अब मैंने क्या किया, अब देखो ध्यान से, मेरे पास क्या था, एक पॉजिटिव चार्ज है, मान के चलो ये एक चार्ज है, ठीक है। मेरे को इस चार्ज को यहाँ पर लेके आना है, ये है आपका ए पॉइंट और ये है आपका बी पॉइंट। तो मैं इस चार्ज को इधर से मेरे को इधर लाना है। ऑब्वियसली जब मैं इधर से इधर लेकर के आऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा वर्क डन, ठीक है। मेरे को क्या करना पड़ेगा बताओ, वर्क। अब इसकी वैल्यू मान के चलो 1 कूलाम है। कितनी है बताओ, 1 कूलाम है। पॉइंट के लिए मेरा, मेरे को 1 कूलाम चार्ज को ए पॉइंट से कहां पर लेकर के आना है, बी पॉइंट के बीच में। पॉइंट के लिए मेरा, तो यहां से यहां लाने के लिए, यहां से यहां लाने के लिए जितना भी मेरे को वर्क करना पड़ेगा, इस चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को, इस 1 कूलाम चार्ज को ए से बी तक लाने में जितना भी वर्क करना पड़ेगा, इसी को ही मैं क्या कहता हूं बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कहता हूं। पॉइंट के लिए मेरा क्या कहता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस। देखो डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग, मूव करने में ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट कोई भी मतलब एक हो गया, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे, बिटवीन 2 पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट में यहां से यहां तक तो काम कर, अब इधर से इधर लाया हूं तो मतलब इधर वाले ने वर्क किया है, इधर वाला वर्क नहीं कर पाया, तो इसके बीच के जो डिफरेंस है वर्क करने का, इसी को ही मैं क्या बोलता हूं, वोल्टेज, या फिर क्या बोलते हैं बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा बताओ, वर्क डन जो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज, मतलब कि टोटल कितने चार्ज को मूव करने में कितना वर्क किया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस को अभी जस्ट बताया है, किससे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को अपन वी से डिनोट करते हैं। वर्क डन को अपन किससे डिनोट करेंगे बताओ, W से, और टोटल चार्ज को डन कर दिया Q से। तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। यहीं से ही अपन क्या कर लेते हैं, SI यूनिट निकाल लेते हैं। वर्क की होती है अपन जानते हैं जूल, और इसकी होती है क्या बताओ, अभी जैसे अपन ने निकाला है क्या बताओ, कूलाम। पॉइंट क्लियर मेरा। कूलम, ठीक है। क्या बनेगा, जूल पर कूलम, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं जूल कूलम इनवर्स। और इस पूरी वैल्यू को ही जूल कूलम इनवर्स या जूल
पर कूलाम को अपन एक और नाम देते हैं, जैसे कि अपन ने उसमें दिया था करंट में एम्पियर, इसको बोलते हैं वोल्ट। इसको क्या बोलते हैं बताओ? वोल्ट। इसको याद रखना है। तो या तो आप एसआई यूनिट को वोल्ट बोलो, या फिर आप जूल पर कूलाम बोलो, या जूल कूलाम इनवर्स बोलो। ठीक है, डन मेरी बात? डन। अब एक ना इसमें डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम को अपन समझते हैं। ठीक है, क्या है ये? मैंने क्या लगा रखा है बताओ? ये है आपका एक सेल है। इस सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब इसमें लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। क्या हो गया बताओ? क्या लिखा हुआ है बताओ? 1.5 वोल्ट। अब इसका मतलब समझाता हूँ, 1.5 वोल्ट का मतलब क्या होता है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को अपन कैसे बनाते हैं? इसको हमेशा अपन बड़ा साइज में बनाते हैं, इसको हमेशा छोटे साइज में। तो जो बड़ा साइज होता है वो होता है एक्चुअली में आपका हाई पोटेंशियल पे, मतलब इसकी वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। और जो होता है ये लो पोटेंशियल पे होता है। तो करंट हमेशा कहाँ मूव करता है? अभी मैंने आपको बताया था, कहाँ पे? पॉजिटिव से किधर की तरफ जाएगा बताओ? नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। यही अपन का पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सही बात है, लेकिन अभी जस्ट मैंने आपको पीछे की तरफ बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव को मैं बोल सकता हूँ लोअर पोटेंशियल, ठीक है, और पॉजिटिव को बोल सकता हूँ हायर पोटेंशियल। ठीक है, तो करंट जो होगा वो तो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो यहीं पर वही लिखा हुआ, बट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। जैसे अपन ने बताया था कि वो करंट को मेजर करने के लिए अपन एमीटर को यूज में लेते हैं, वैसे ही वोल्ट मीटर को यूज में लेते हैं अपन, क्या बताओ? वोल्टेज को मेजर करने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम चार्ज को मूव करने के लिए, ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ठीक है, अक्रॉस 2 points 2 points हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, यानी कि क्या हो गया आपका? वोल्टेज कितना वो दे रखा है आपको? ऑफ 12 वोल्ट। मतलब ये हुआ, एक 12 वोल्ट की बैटरी या सेल लगी हुई, दो सेल लगा हुआ है 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, और उसके थ्रू 2 कूलाम चार्ज को अपन को क्या करना है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना है। तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा? सबसे पहले वही अपना पहला काम क्या जाता है, अपन को पता है गिवन लिखना है। गिवन क्या दिया हुआ है? अपन को दे रखा है क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 2 कूलाम, और आपको दे रखी है V की वैल्यू, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, वो दे रखा है 12 वोल्ट। निकालना क्या है? हाउ मच वर्क, W निकालना है। बहुत सिंपल है, क्या करेंगे बताओ? फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V की वैल्यू आपको दे रखी है 12, W अपन को निकालना है, Q की वैल्यू आपको दे रखी है 2 कूलाम। तो क्या हो जाएगा? इसको मैं इधर ले लेता हूँ, इसको इधर ले लेता हूँ, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 24, और यूनिट क्या होती है इसकी बताओ? जूल। ये लो आंसर आ गया। ठीक है, तो अपन को 2 कूलाम चार्ज को 12 वोल्ट की बैटरी के थ्रू अगर इधर से उधर शिफ्ट करना है, तो अपन को कितना वर्क करना पड़ेगा? 24 जूल अपन को करना पड़ेगा वर्क डन। आ गई बात समझ में? बोलो हाँ या ना। क्लियर मेरी बात? सिंपल। चल आगे की तरफ चलते। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अभी अपन और क्वेश्चन ले लेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, अपन अभी एक और क्वेश्चन, चलो यहीं पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी तो जगह भी बच रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, मैं यहीं पर ही इसको पूरा बना लेते हैं।
यहीं पे इसको सोल्व कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके कि एक करंट है, करंट की वैल्यू दे रखी है आपको 5 एम्पियर, ठीक है। फ्लो थ्रू, करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट, एक सर्किट है उसमें से 5 एम्पियर करंट क्या कर रहा है बताओ, फ्लो हो रहा है फॉर कितने टाइम के लिए बताओ, 30 मिनट्स। हाउ मच चार्ज हैज, हाउ मच चार्ज हैज circulated, how much charge has circulated through the circuit, इस टाइम पर 30 मिनट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो वही सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपना वही पहले काम हो गया आपका गिवन, गिवन आपका क्या दिया हुआ है, आई दे रखा है, आई, आई क्या है आपका, आई दे रखा है आपको 5 एम्पियर, आपको टाइम दे रखा है टी, क्या दे रखा है टी आपको 30। अब इसको अपन को थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, 30 मिनट दे रखा है यहाँ पे, जबकि एसआई यूनिट जो होती है वो कितनी होती है बताओ, वो सेकंड होती है। तो इस 30 मिनट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा बताओ, इसको 60 से, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंड में, तो आएगा इसका 1800 क्या बताओ सेकेंड। निकालना क्या है अपन को, ये पूछ रहा है हाउ मच चार्ज, बोले तो क्यों निकालना है, ठीक है। अपन जानते हैं I इज इक्वस टू होता है Q अपॉन टी, पॉइंट के लिए मेरा, तो Q इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वस टू I इंटू टी, वैल्यू पुट कर दो, तो Q इज इक्वस टू, यहाँ लिख देते हैं Q इज इक्वस टू, I की वैल्यू आपको दे रखी है 5 और T की वैल्यू दे रखी है आपको 1800, ठीक है। 1800 जो होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका आई थिंक 9000 गुलाम, ये आपका इजी है। बस आपको क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है, इन सब चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलें आगे। अब आता है आपका एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट और उसका सिंबल, कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो क्या चीज़ है, उसको क्या क्या, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर वो पूछ लेता है आपसे और ये एक डायग्राम बनाने का बोल देता है, तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इज ए कंप्लीट क्लोज्ड पाथ, कंप्लीट है, क्लोज्ड होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि आपने वायर यूं करा और यूं नहीं, ये वायर बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे, तो ये दोनों से जुड़ा होना चाहिए, तो कंप्लीट होता है, क्लोज पाथ होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो होगा फ्लो होगा, और ये जो होगा किस किस से मिलकर बना होगा, कंसिस्टिंग ऑफ पावर सोर्स यानी कि बैटरी या सेल, कंडक्टर होगा वायर, ठीक है, कंट्रोल एलिमेंट जैसे कि इसमें स्विच होगा, अब ये स्विच क्या होता है भी बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होंगे जैसे कि बल्ब वगैरह ये सारा का। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये इसमें देखो बैटरी जोड़ सेल जोड़ रखा है, ठीक है, और ये पूरा का पूरा ये वायर हो जाएगा, इसमें रजिस्टर होता है, ये आपका वोल्ट मीटर हो गया, ये वापस से रजिस्टर, ये अमीटर, अभी बताया था वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, वोल्टेज, अमीटर क्या मेजर करेगा, करंट, तो ये इनके सिंबल होते हैं। एक और बात, बैटरी के जो जो चीज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसको अपन को पॉजिटिव से ही बनाना है, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये इधर वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव, ये नेगेटिव तो इधर भी नेगेटिव। अब क्या क्या सिंबल होते हैं, अगर सेल है तो सेल का सिंबल ऐसे, और बैटरी है तो बैटरी का है ना, इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। की जो होता है उसको अपन ऐसे बनाते हैं, दो तरीके से होता है, या तो आप ऐसे बना दो, आप ऐसे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये कब होता है, जब ऑफ होता है, जब ऑन होगा तो आपको ऐसे बीच में डॉट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना हुआ है, प्लग की होता है ये ऐसा, ये दोनों सही है। वायर अगर जॉइंटेड है तो आपको ऐसे जॉइंट देखने को मिला, अगर वायर टच नहीं कर रहा है मतलब क्रॉस कर रहा है तो ये बनाएंगे। बल्ब का सिंबल ये होता है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये देखो यहाँ पर ये बनाया हुआ है अपन ने, ये देखो यहाँ पर ये वाला, ये देखो ये। देन
ये रियोस्टेट होता है, इसे अपन वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका एक और सिंबल होता है, बता देता हूँ, यूं ऐसे करके और यहाँ से ऐसे इसको बनाया होता है। ये एमीटर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक आता है, वो क्या है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, इसको अपन को ध्यान से समझना है। एक साइंटिस्ट था ओम, उसने क्या बताया था, और इसने जो बात बताई थी ना, ये तो अपने मम्मी पापा को भी पता है, ठीक है, ये आपको भी पता है बचपन से, बस उसने साइंटिफिक वे में इसको एक जो है एक डेफिनेशन के फॉर्म में उसने बता दिया। क्या बताया इसने, देखना, ओम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से अपन को मतलब अब ये चैप्टर जो है उसका बेसिक जो है ये अपन को आना चाहिए, मतलब ये आएगा तो आगे की चीजें आपको लिए इजीली हो जाएगी पूरी के लिए। क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज डन across the end of conductor is directly proportional to the current बोले तो आई, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि अगर कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके वायर के दोनों एंड पर जितना अपन ने क्या लगाया है बताओ, बैटरी लगाई। अगर मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगाता हूँ, आए बात समझ में, मान लो, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आपका 12 एम्पियर, तो अगर मैं इसको कर दूं डबल, यानी कि 24 वोल्ट कर दूं, तो करंट भी हो जाएगा आपका 24 एम्पियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये बोला इसने कि जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट भी उसमें से फ्लो करेगा। घर पे यही तो बोलते, मम्मी बोलती है वोल्टेज ज्यादा हुआ तो स्पीड बढ़ जाती है, कि वोल्टेज ज्यादा हो रहे हैं, वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं, एक्चुअली में तो करंट ज्यादा आता है, वोल्टेज ज्यादा होने से करंट ज्यादा हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है तो करंट भी क्या हो जाता है बताओ, कम। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या होते हैं बताओ, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वी डायरेक्टली क्या बताया इन्होंने, प्रोपोर्शनल, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बताया। अपन को पता है जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटता है कांस्टेंट आता है, तो v इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर वो डायरेक्टली जो कांस्टेंट आया है वो कौन आया है बताओ, आर। आर क्या होता है, आर होता है आपका रेजिस्टेंस। आर क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस क्या होता है इसको अपन अभी डिटेल में देखेंगे। क्लियर मेरी बात, पूरा है ना। यहाँ से मैं आपके दो तीन फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। अगर मेरे को यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगा, v अपॉन आर हो जाएगा। और अगर मेरे को आर का फॉर्मूला निकालना है रेजिस्टेंस का, तो हो जाएगा v अपॉन आई। क्लियर, ये अपन को क्या करना है बताओ, याद रखना है। अब इसके अलावा ये इन्होंने क्या बताया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, ये आपको ग्राफ आना चाहिए, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, ग्राफ बनाया, किसके बीच में, करंट और किसके बीच में बताओ, वोल्टेज के बीच में, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाया। अब इन्होंने क्या बताया था कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो इसका जो ग्राफ आता है वो हमेशा ऐसा आएगा, आपको स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनेट फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से क्या होगा बताओ, स्टार्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर मेरी बात, डन मेरी बात, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये कैसे बनाया, क्यों बनाया, अभी वो अपन सब बता देंगे। तो ये ओम्स ने बोला था कि अगर क्या होगा, जितना वोल्टेज का मैं बैटरी वगैरह लगाऊंगा, इतना वोल्ट की मैं बैटरी लगाऊंगा, करंट भी उतना ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात आती है किसकी बताओ, रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस कहते किसे हैं। क्लियर मेरी बात, तो रेजिस्टेंस जो होता है उसको अपन डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। किससे डिनोट करेंगे बताओ, कैपिटल आर से, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस। देखो ये क्या है बताओ, ये एकदम स्मूथ नहीं, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका ब्रेकर टाइप आ रहे हैं। अब कोई चीज अगर ब्रेकर है तो गाड़ी तो भाई रुक रुक के ही चलेगी, मतलब ये गाड़ी को जो है रोकेगा। एक देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया, वोल्टेज तो क्या कर रहा है, वोल्ट तो धक्का दे रहा है करंट को, इधर जा, लेकिन ये बेटे हैं ओम भाई साहब, ठीक है। ओम क्या है अभी अपन बता देंगे, ये एक्चुअली में है क्या बताओ, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो को रोकने का काम करता है। डेफिनेशन क्या है, opposition of flow of charge by the ions and atoms of the conductor is called resistance, ठीक है। इसको अपन समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ,
ये मैंने एक कंडक्टर बना है, ठीक है। और ये कंडक्टर किससे मिलकर बना होगा, ये बना होगा एटम से। किससे मिलकर बना होगा, एटम से, ऑब्वियसली। ये लो, अब एटम से है तो अब इसमें से क्या होगा, इसमें से जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेगा तो वो इनसे टकराएगा नहीं टकराएगा, पॉइंट क्लियर मेरा। तो ये इनसे जब टकराएगा तो कोई भी चीज टकराती है तो ऑब्वियसली वो उसको क्या करेगी बताओ, अपोज करेगी, ठीक है। तो इसको अपोज करना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकना ही क्या कहलाता है बताओ, रेजिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है, जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, एसआई यूनिट वो होती है क्या बताओ, ओम। क्योंकि इसने किसके ने बताया था बताओ, इसको बताया था किसने, ओम ने बताया था, जिसका सिंबल अपन ऐसे बनाते हैं। और इस सिंबल का नाम है क्या बताओ, ओमेगा। क्या नाम है इसका बताओ, ओमेगा। एसआई यूनिट क्या होगी रेजिस्टेंस की, ओम होती है, जिसका सिंबल होता है ओम, ये ओमेगा, इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टेंस जो होता है, पॉइंट के लिए मेरा, इसको निकालने के लिए अब क्या होता है, क्या नाम से आपका जैसे ये दे दिया, ठीक है। अब ओम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो बन जाता है वो बन जाता है आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। कहाँ से आया, अभी अपन ने पढ़ा था वी इज इक्वल्स टू होता है आई आर, तो आई आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन आई। अब कई बार ना वो क्वेश्चन आपको क्या दे देता है बताओ, ग्राफ से दे देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको एक ग्राफ दे दिया उन्होंने ऐसा, अभी अपन आगे भी करें, यहाँ पर रख दिया अपन को क्या बताओ, वोल्टेज की वैल्यू, यहाँ पर इसको आई, इसको अपन वी आई ग्राफ भी बोलते हैं। अब उसने क्या किया, वो दे देता है जैसे वोल्टेज की वैल्यू दे देगा और करंट की वैल्यू दे देगा। जैसे इसने बोला 2 4 6 8, तो यहाँ पर दे दिया इसने 1 2 3 4। क्लियर मेरी बात, ये ऐसे इसने आपको दे दिया। तो अब इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसे बनाएं, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 8 है। नॉर्मल जैसे ग्राफ होता है, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पे आ गया आपका 2, यहाँ पे आ गया आपका 3, यहाँ पे आ गया आपका 4। बस आपको डॉट यहाँ पर 2 पर ये 2 हो गया, यहाँ पर ये आपका 4 हो गया, ये यहाँ पर आपका ये हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बताओ, ये हो गया। अब इसको आपको क्या कर देना है बताओ, लाइन बना दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आपका स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक है। अब इसको ये दे करके वो आपसे क्या कहता है, ये बोलता है कि आपको निकालना है रेजिस्टेंस। अब कैसे निकालूं, अपन को फॉर्मूला पता है, क्या बताओ, वो होता है V इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो अब क्या करना है, अपन को निकालना है इसका, क्या निकालना है बताओ, स्लोप निकालना है। क्योंकि स्लोप आपने पढ़ा होगा, स्लोप होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो y एक्सिस पे जो वैल्यू है, पॉइंट क्लियर मेरा, उसको डिवाइड कर देना है x एक्सिस की वैल्यू से। आई बात समझ में, या फिर आप इसको इनिशियल वाली जो फाइनल वाली y2 जो है, y इसको चलो मैं इधर लिख देता हूँ, स्लोप को अपन इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। अपन को क्या निकालना है, स्लोप। स्लोप बोले तो अगर अपन वी आई ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो अपन को क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब इसको कैसे निकालेंगे, जो वाई एक्सिस पे जो फाइनल वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे वाई एक्सिस की इनिशियल वैल्यू से, अपॉन अपॉन एक्स एक्सिस पे जो फाइनल वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे एक्स एक्सिस की इनिशियल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो फाइनल क्या है, यहाँ पर है 8, इनिशियल क्या है यहाँ पर 2 है, -2, अपॉन फाइनल क्या है 4, इनिशियल क्या है 1, क्या आया बताओ 6/3, क्या आ जाएगा 2। ये आपका क्या आ जाएगा बताओ, ऐसे आपको आंसर देखने को मिल जाता है। तो अपन को ऐसे ग्राफ से भी रजिस्ट, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो स्लोप होता है वो अपन को क्या देता है, वो अपन को रेजिस्टेंस। ये अभी यहाँ पर भी लिखा हुआ, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ, जो स्लोप होता है ग्राफ का वो अपन को क्या देता है, रेजिस्टेंस। आप लिख सकते हो यहाँ पर याद रखने के लिए, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ gives resistance,
वो अपन को क्या देता है, वो अपन को रेजिस्टेंस देता है। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करा दूंगा। टन चला आगे। अब आता है आपका रेजिस्टिविटी। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्या है बताओ, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर मेरा। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अभी फिर अपन सबका जो है आपका क्या करेंगे बताओ, यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पुटअप करने वाले, ठीक है। देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या है। ये क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मटेरियल के ऊपर डिपेंड। व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल अपन ने पढ़े थे, आए बात समझ में। तीन टाइप के मटेरियल पढ़ाए हैं मैंने आप लोगों को। एक तो पढ़ाया मैंने आपको कंडक्टर, एक मैंने पढ़ा है आपको इंसुलेटर, और एक मैंने आपको पढ़ा है क्या बताओ, सेमी कंडक्टर। डन मेरी बात। कंडक्टर जिनसे करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर जिनसे करंट फ्लो नहीं होता, और जिनसे सेमीकंडक्टर जिनसे थोड़ा बहुत करंट फ्लो होता है। रेजिस्टिविटी को अपन जो डिनोट करते हैं, वो रेजिस्टिविटी जो होती है, चलो इसको नीचे लिख देते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी इसको डिनोट करते हैं अपन किससे, रो से। किससे, रो। और इसका सिंबल होता है ये वाला जो आपका है। रेजिस्टिविटी को क्या करते हैं बताओ, रो से। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है आपको ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस। मतलब ये होगा, मतलब जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बताओ, ज्यादा। क्लियर मेरी बात। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आए बात समझ में। मटेरियल, मटेरियल which have more resistivity also have more resistance। ये अभी अपन देखते हैं। पॉइंट क्लियर मेरा। अब यहाँ लिखा हो मेटल एंड अलॉय हैव लो रेजिस्टिविटी सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पॉइंट क्लियर मेरा। उसमें भी अपन को किसकी ज्यादा मिलेगी, मेटल की, क्योंकि मेटल को ही यूज में लेते हैं कंडक्टर के फॉर्म में। क्लियर मेरी बात। इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास हैव हाई रेजिस्टिविटी सो दे आर पुअर। जिनकी, अभी देखो ना, यही तो मैंने बोला, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट का फ्लो कम, जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस भी कम, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इजीली हो जाएगा। इंसुलेटर लाइक, ये अपन को पुअर कंडक्टर हो गया। अब इसको क्या होता है, अब कैसे पता लगाएं, अगर अपन को क्वेश्चन आ जाता है, अभी कैसे आता है वो मैं बताऊं। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होगी वो हमेशा याद रखना, ये 10 टू द पावर जो होगी ना, इसके हमेशा माइनस में आपको देखने को, जैसे 8, 10 टू द पावर -9, ये आपको ऐसे देखने को मिलेगी। पॉइंट क्लियर मेरा। जो भी आगे की वैल्यू जो होगी, ये माइनस, माइनस का मतलब आप समझ 0.000 इतना रेजिस्टिविटी है। आई बात समझ में। इंसुलेटर की इसमें जो होगा, ये पावर जो होगी प्लस 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर जो होगा आपका 16, ये प्लस में है। और सेमी कंडक्टर या जो है वो आपका आ जाएगा, अलोय आ जाएगा। इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, ये 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, ये प्लस, ये बीच में है। देखो आई बात समझ ना, तो ये माइनस में नहीं होती, लेकिन ये छोटी होती है। तो आपसे अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ ले, एक जो होता है मटेरियल है एक्स, जिसकी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर, ठीक है, इसको यूं दे देते हैं, एक मटेरियल है एक्स जिसकी रेजिस्टिविटी 2 × 10 टू द पावर माइनस जो है 20 या माइनस जो है 10 दे रखी है। तो आप बताओ ये क्या होगा, ये कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या फिर क्या है बताओ, सेमी कंडक्टर। तो आंसर अब आपको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है। तो ये किस में आ रहा है बताओ, ये आपका आंसर आ जाएगा कंडक्टर। ये आपको क्या याद रखना है बताओ, रेजिस्टिविटी याद रखना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑफर क्या बताओ, रेजिस्टेंस। जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बताओ, आपको ज्यादा ही देखने को मिलेगा। क्लियर मेरी बात, समझ में आया कि नहीं। मेन चीज आपको ये याद रखना है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका रेजिस्टेंस भी आपको क्या देखने को मिलेगा, वो आपको कम ही देखने को मिलेगा। इसकी जो एसआई यूनिट, अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है,
ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर एग्जाम्पल इसको आप नोट कर लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। अब आता है जो मेन चीज़ है इसके ऊपर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आता है, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ, ये आपको याद रखना है, एस आई यूनिट ऑफ रो यानी कि रेजिस्टिविटी। तो अभी मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो है रेजिस्टेंस की क्या बताओ डिपेंडेंसी। तो चलो पहले मुझे वही पढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो अब जो है मेन चीज पहले अपन इसको समझ लेते हैं, ये आप नोट कर लेना, इसको अपन रब कर देते हैं। ये मेन चीज फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपन पढ़ाना भूल गए थे, इसको अपन ले लेते हैं। सबसे पहले आता है लेंथ, दूसरा हो गया एरिया, तीसरा हो गया नेचर ऑफ मटेरियल, चौथा हो गया आपका टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ मटेरियल को ही अपन क्या कहते हैं बताओ, रो। लेंथ को अपन डिनोट कर देंगे बताओ एल से, एरिया को ए से, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, पहला अपन बात करते हैं, फर्स्ट बात आती है लेंथ की। लेंथ, तो लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके बताओ, रेजिस्टेंस की। मींस क्या हुआ, अगर किसी का लेंथ ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बताओ, ज्यादा, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि उसको टकराना ज्यादा पड़ेगा ना, उसको टकराना ज्यादा पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रॉन को उतनी देर तक फ्लो करना पड़ेगा, जितनी देर तक फ्लो करेगा वो उतनी ही देर तक टकराएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया बताओ, एल लेंथ के, मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। सेकेंड पॉइंट जो निकल के आता है एरिया, एरिया जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बताओ, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस होगा आपका कम, होना ही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक अगर पतला रोड है, मैं इसको इस तरीके से समझा देता हूं, मेरे पास दो कंडक्टर है या दो रास्ते हैं, ठीक है, एक ये वाला है, ठीक है, और एक मेरे पास क्या है, अब देखो, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, दोनों का लेंथ लगभग बराबर मान लो आप, ठीक है, इसका एरिया और एक इसका एरिया, ठीक है। अब इसमें से किस में इजीली निकल सकता है, इसमें देखो यहाँ पर एक दो या तीन चार अपन लाइनें बना सकते हैं, मतलब ये सब निकल, इसमें अपन मैक्सिमम कितनी लाइन बना, दो लाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से चार जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है बताओ, एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ, रेजिस्टेंस, तो इसमें टक्कर कम होएगी तो इसमें रेजिस्टेंस, और अगर जितना पतला होगा, पॉइंट क्लियर, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ, ज्यादा अपन को देखने को मिलेगा। नेचर ऑफ मटेरियल अभी मैंने आपको बताया था, इसको तो मैं इसको लिख सकता हूं, तो आर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, क्लियर मेरी बात, इसमें मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बताओ सेकेंड, कैसे लिख सकता हूं मैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। अपन ने पढ़ा है जब भी कांस्टेंट का साइन हटता है, ठीक है, या प्रोपोर्शन का साइन हटता है, सॉरी, तो हमेशा क्या आता है बताओ, कांस्टेंट। तो आर रो एल अपॉन ए, डन मेरी बात, ठीक है। तो यहाँ पर से एक और अपन को रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आया है, और वो फॉर्मूला क्या है बताओ, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पर क्या है बताओ, रेजिस्टिविटी, अभी वो अपन जस्ट पढ़ कर चुके हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ये क्या है बताओ, रो है, ठीक है। तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अभी यही बता रहा था, जिसका रो ज्यादा होगा उसके रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बताओ, ज्यादा। ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्या करना है बताओ, याद ही रखना है। क्लियर मेरी बात, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको इसके न्यूमेरिकल आगे अपन करेंगे, चलते हैं अब अपन आगे की तरफ। तो अपन क्या निकाल रहे थे, एसआई यूनिट निकाल रहे थे ऑफ क्या बताओ, रो, बोले तो रो रेजिस्टिविटी की। तो अपन ने अभी जस्ट फॉर्मूला लिखा है, किसका फॉर्मूला लिखा है, आर इज इक्वल टू
रो एल अपॉन ए। क्लियर। अब अपन जानते हैं रेजिस्टेंस की तो होती है क्या बताओ, ओम। ठीक है, रो की अपन को निकालनी है, एल की होती है मीटर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा बताओ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा मीटर, और रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर, और रो इज इक्वल टू ओम को अपन ऐसे डिनोट करते हैं मीटर। तो एसआई यूनिट जो होगी वो कैसे निकल के आ जाएगी, ओम इंटू मीटर। ये आपको याद रखना है। क्लियर मेरी बात। चलो आगे की तरफ चलते हैं। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक निकल के आता है, वो निकल के आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो होता है वो किस तरीके से अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को अपन जो है ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया इसकी डेफिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बाय द आयंस और एटम्स ऑफ द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस को जो है अपन उसको दो कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। एक तो होता है आपका फर्स्ट वाला तो हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आई बात समझ में, इसको अपन समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में अपन कैसे क्या करते हैं, अभी उधर की तरफ अपन देख लेंगे। मैंने क्या लिया, तीन रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, मैंने तीन रेजिस्टेंस ले लिए, एक, दो और ये हो गए तीन। ठीक है, ये तीन और ये इसका सिंबल अपन ने बना दिया, ये तीन अपन ने इसके सिंबल। ये रहा आपका R1 रेजिस्टेंस, ये रहा R2, ये रहा R3। ये जो है तीन रेजिस्टेंस ले लिए। ठीक है, और ये और मैंने तीन और ले लिए यहाँ पर। ठीक है, तीन और ले लेते हैं, 1 2 ये 3। ये एक और हो गया R1 R2 R3। अब यहीं पे अपन दोनों को पैरेलल और उसमें जोड़ के, और फॉर्मूला क्या निकल के आता है अपन उसको भी लिखते हैं। अब सबसे पहले सीरीज किसे कहेंगे, सीरीज कहेंगे जब क्या होगा बताओ, सारे के सारे रेजिस्टेंस जो होंगे, आई बात समझ में। ये फर्स्ट अपन लिख रहे हैं किसके लिए बताओ, सीरीज के लिए, और यहाँ पर अपन चलेंगे सेकंड के लिए, किसके लिए बताओ, पैरेलल के लिए। सीरीज में क्या होगा, ओनली all resistors are attached with सिंगल वायर। यहाँ पे वायर जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ रजिस्टर, इसको पहचानने की बात बता रहा हूं मैं, रजिस्टर्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ व्हाट, वायर। जितने रजिस्टर होंगे उतने ही आपको क्या देखने को मिलेंगे बताओ। अब इसको कैसे, तो इसमें क्या होता है, ये जो होता है इन दोनों के जो एंड्स होते हैं, ये इसका एंड इससे जुड़ा होगा, इसका एंड क्या होगा बताओ, इससे जुड़ा होगा, तो पूरा एक ही वायर होगा। क्लियर मेरी बात। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इसका ये वाला जो एंड होता है पैरेलल में, इसका ये वाला एंड इससे जुड़ा होगा, इसका भी ये वाला एंड इससे जुड़ा हो, मतलब इनके इनिशियल पॉइंट सबके एक साथ जुड़े होंगे, और जो लास्ट वाले पॉइंट होंगे वो सबके किससे जुड़े होंगे बताओ, एक साथ जुड़े होंगे। अब इसको कैसे, तो इनका क्या होगा बताओ, इनके तीन अलग अलग रास्ते बन जाएंगे। यहाँ पर मैं इसका डायग्राम के फॉर्म में बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ये तीनों को मैंने क्या किया, 1 2 और ये 3, ये तीनों, ये हो गया आपका R1 R2 और R3। डन। देखो मैंने क्या कहा था, ये इनके जो है सबका एक ही उससे, और ये मैंने क्या किया, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। ये V वोल्ट करंट गया इधर से इधर से इधर से इधर से। क्लियर मेरी बात। ये देखो इसको बोलते हैं सीरीज। कैसे अरेंज कर, देखो पूरा एक ही वायर। अब पैरेलल में देखना क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये एक, ये दो, और ये क्या होगा बताओ, तीन। मैंने अभी क्या बोला आपको, सबके इनिशियल पॉइंट जो होंगे वो एक साथ जुड़े होंगे स्टार्टिंग वाले, और सबके लास्ट वाले पॉइंट जो होंगे वो एक साथ। ये देखो, ये आपको पहचानना आना चाहिए कि क्या, कि कौन सा जो है वो सीरीज में है,
आए बात समझ में, और कौन सा आपका किस में है बताओ, पैरेलल में। तभी आप चीज़ों को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज वहीं पे ही खो जाओगे कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल। ये लो, डन मेरी बात। अब यहाँ पे देखो, अब क्या होगा, करंट को तो रास्ता, अब यहाँ पे तो करंट के लिए क्या होगा बताओ, सेम एक ही रास्ता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, तो करंट यहाँ से सब में से एक ही रास्ते से होके जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें पैरेलल वाले में, जैसे करंट यहाँ से तो जा रहा है, लेकिन इसको यहाँ आते ही तीन रास्ते मिल गए, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, कुछ करंट इधर, ये सर जाएगा, लेकिन वापस से ये क्या होगा बताओ, मिल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, और जबकि इसमें से जो जो करंट इसमें से जाएगा वही करंट सभी में से आपको जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो मेन पॉइंट जो आपको वेरी वेरी स्टार मार्क कर रहा हूं, ये आपको याद रखना है कि जो सीरीज होता है, सीरीज में करंट जो होगा, करंट इज सेम, करंट इज क्या बताओ, सेम इन ऑल रजिस्टर। ऑल रजिस्टर्स में करंट क्या होगा बताओ, आपको सेम देखने को मिलेगा, जबकि इसमें पैरेलल में क्या होगा, करंट इज डिवाइड, करंट क्या होगा बताओ, वो डिवाइड होगा। डन मेरी बात। अब बात आती है किसकी बताओ, बात आती है वोल्टेज की। किसकी, वोल्टेज की। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, कितना, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जितने क्या जुड़े होंगे बताओ, रेजिस्टेंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रजिस्टर, जितने रजिस्टर होंगे उतने बार क्या होगा बताओ, वोल्टेज क्या होगा बताओ, डिवाइड। अब यहाँ पे V वोल्ट लग रहा है ना, वोल्टेज की बैटरी लग रही है। अब यहाँ पर कितने रजिस्टर हैं, यहाँ पर तीन, तो तीन में इसका V1 आ जाएगा, इसका V2 आ जाएगा, और इसका V3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा इन दोनों पॉइंटों के बीच में, क्योंकि वर्क करने की कैपेसिटी है यहाँ पर ये V3। डन मेरी बात। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अरे सर ये क्यों बोल रहे हो सेम, अभी तो करंट डिवाइड, क्योंकि इनके सबके इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है बताओ, सेम। तो जितना वोल्टेज इन फर्स्ट वाले पे डिवाइड होगा, उतना ही सेकंड पे होगा, उतना ही किस पे होगा बताओ, थर्ड पे होगा। क्लियर मेरी बात। तो आपको क्या याद रखना है, सीरीज में तो करंट हो जाता है डिवाइड, और सॉरी, सीरीज में तो करंट हो जाता है, करंट रहता है हमेशा क्या बताओ, सेम, और वोल्टेज हो जाता है डिवाइड। और पैरेलल में जो होता है, करंट हो जाता है डिवाइड, और वोल्टेज क्या रहता है बताओ, सेम। अपन पीछे की तरफ चल, देखो ये फॉर्मूला बनाया, ये अपन ने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। क्या है यहाँ पर देखो ध्यान से, फर्स्ट वाला जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसमें क्या होगा बताओ, वोल्टेज क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर V1 आएगा, यहाँ V2, यहाँ V3, ठीक है। देखो यहाँ पर डन मेरी बात। जबकि अगर अपन करंट की वैल्यू देखो, यहाँ लिखा हुआ है करंट इज सेम थ्रू ऑल दी रजिस्टर, सभी रजिस्टर में करंट क्या होगा बताओ, सेम होगा, और वोल्टेज क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। पॉइंट क्लियर, यही मैंने आपको बताया है। जबकि अगर पैरेलल की बात करें, करंट जो होगा वो डिवाइड, देखो यहाँ पर I जा रहा था, फिर वो I1 आ गया, I2 आ गया, I3 आ गया, लेकिन आया वापस कितना, आई गया भी कितना, आई, ऑब्वियसली एक रास्ता था, तीन गली आ गई, कुछ इसमें चला गया, कुछ सेकंड गली में चला गया, कुछ तीसरी गली में चला गया, लेकिन गली वापस से खुलती एक ही रोड पर है। आए बात समझ में, तो वापस से आया। क्लियर मेरी बात। इससे क्या होता है, अगर कोई भी सीरीज में कोई भी क्या होता है बताओ आपको, अगर वो रजिस्टर जुड़े हुए हों, तो अगर मेरे को टोटल रजिस्टर, अब मेरे को इसका पूरे का निकालना है टोटल रजिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, पूरे तीनों को जोड़ दूंगा फॉर दिस, तो तीनों को जोड़ते ही मेरे को सीरीज में पूरा का पूरा क्या निकल जाएगा बताओ, रजिस्टेंस। मान के चलो, जैसे फॉर एग्जांपल R1 जो है, R1 की वैल्यू थी 10 ओम, R2 की वैल्यू थी मेरे पास 30 ओम, और R3 की वैल्यू थी मेरे पास कितना, 20 ओम। तो मेरे को अगर सीरीज में है तो मैं क्या करूंगा बताओ, तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों को जोड़ने पर मेरे पास R जो एस आएगा सीरीज में, वो 10 प्लस 20 प्लस 30, तो क्या आ जाएगा बताओ, R जो होगा वो आ जाएगा आपका पूरा का पूरा 60 ओम। ऐसे इजीली निकाल लेना है, ठीक है। जबकि पैरेलल में जो इसका फॉर्मूला होता है, वो आपको 1/RP में होता है, इसको पूरा का पूरा आपको करना पड़ेगा। अभी अपन आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उससे इजीली निकाल लें।
क्लियर मेरी बात? चलते हैं आगे की तरफ।